जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करके आपको बताया था कि मैं यूट्यूब पे आज बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू लेकर आऊँगी, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू के साथ। भूआकृति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूभाग दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन है बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्यन कगार भूमि, रुहेलखंड के मैदान, नर्मदा नदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है कि सेंट्रल पार्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और थोड़ा सा दक्षिण में आप चले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ को लेते हुए कुछ भाग दिए गए हैं जो कि सेंट्रल पार्ट को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो मध्य उच्च भूमि होगा विंध्यन कगार भूमि और नर्मदा नदी। बी और डी, इसका सही आंसर है 2, बी और डी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। तो अपर्दनीय गतिविधियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। यार्डंग और स्तंभ, सर्क और बरखान, अरेट और एस्कर, वात छिद्र और सीप डिब्बा, रचनात्मक सोपान और काल। तो यार्डंग जो है वायु से निर्मित अपरणात्मक स्थलाकृति है और स्तंभ जो है समुद्री तरंगों द्वारा अपरणात्मक स्थलाकृति है। स्तंभ को स्टैग कहते हैं, स्थलाकृति है। बात करते हैं अरेट की, ये ग्लेशियर क्षेत्रों में स्थित अपरणात्मक स्थलाकृति है और एस्कर निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। बात करते हैं वात छिद्र की, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं पहले चित्र में कि समुद्री तरंगे कैसे सी केव का निर्माण करती हैं और फिर ऊपर की तरफ निकल जाती हैं उसे तोड़कर, तो एक वात छिद्र का निर्माण करती हैं। तो वात छिद्र जो है अपरणात्मक स्थलाकृति है। और बात करते हैं सीप डिब्बा की, और वायुदान निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बात करते हैं संरचनात्मक सोपान, ये जो है नदियों द्वारा निर्मित जो है अपरणात्मक स्थलाकृति है। और काल ग्लेशिएशन क्षेत्र में जो है दर्रे को कहते हैं, आने जाने का एक संकीर्ण रास्ता, इसे कॉल कहते हैं। तो ये भी अपरणात्मक स्थलाकृति है। तो अपरणात्मक स्थलाकृति कौन कौन से हुए? यार्डंग और स्तंभ, संरचनात्मक सोपान और कॉल। तो इसलिए ए और ई सही है। तो ऑप्शन ए सही है, ए और ई। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निक्षेपात्मक गतिविधि से संबंधित भू आकृतियां हैं। समुद्री गुफाएं और ज्वालामुखी कुंड, एस्कर और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, प्याला और विसर्ग, मेहराब और प्रपात कुंड। और ई ऑप्शन है रोधिका पुलिन और लोयस। पूछा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो समुद्री गुफाएं अभी आपने पढ़ा था, सी केव अपरणात्मक स्थलाकृति है और ज्वालामुखी कुंड ये भी अपरणात्मक स्थलाकृति है। बात करके क्या किया जा रहा है प्रश्न में? डिपोजिशनल निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की। एस्कर और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां दोनों। एस्कर हिमानी क्षेत्रों में स्थित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है और तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। प्याला अपरणात्मक है, विसर्ग नदियों द्वारा निक्षेपात्मक है, सॉरी अपरणात्मक है। और मेहराब जो है अपरणात्मक स्थलाकृति है और प्रपात कुंड भी अपरणात्मक स्थलाकृति है। रोधिका पुलिन और लोयस, रोधिका पुलिन भी तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म की तरह ही निक्षेपात्मक स्थलाकृति है समुद्री तरंगों के द्वारा, और लोयस वायु के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी हुई? एस्कर, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, रोधिका पुलिन और लोयस। इस तरीके से बी और ई ऑप्शन इसका सही है। बी और ई ऑप्शन कहाँ पे है? तीसरे पे, ठीक है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेट विवर्तनी के बारे में सही है? प्लेट विवर्तनी की भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो भी स्थल जो है निर्मित होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक मेन फोर्स के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन सही है। मध्य महासागरीय कटक गहरे अभिकेंद्रीय भूकंप वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है, ये गलत है, क्योंकि जो मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं वो अपकेंद्रीय भूकंपों वाली और विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा नहीं है, वो अपसारी प्लेट है, ना कि अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेटों में क्षेपण होता है, अपसारी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। रेडियो सक्रिय जन्य उष्मा प्लेट विवर्तनिकी के पीछे निहित बल है, एकदम सही है। हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं और जिसकी वजह से मैग्मा गर्म होता है और वो क्या कहते हैं, मूवमेंट करता है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक को बल मिलता है, प्लेट विवर्तनिक को बल मिलता है, ये सही है। सेल विखंडित होकर खंडित तल के साथ गति करती है, जिसे वलन कहा जाता है, एक गलत है। सेल विखंडित होकर और खंडित तल के साथ गति करती है तो उससे भ्रंश का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन कौन सा आंसर सही है? ए और सी। तो आइए देखते हैं ए और सी कहाँ दिया हुआ है। ए और सी सही है, ठीक है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन बृहद संचालन का तीव्र प्रकार नहीं है? मतलब मास मूवमेंट का तीव्र प्रकार नहीं है, ठीक है। सेल का गिरना एक तीव्र प्रक्रिया है। पंख प्रवाह भी तीव्रतम रूप के लिए जाना जाता है। सेल परत आपटन ये भी तीव्रतम प्रकार है। मृदा सर पर कई सालों वर्षों में धीरे 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 होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है मास मूवमेंट का, तो मृदा सर पर बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। सॉरी, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन
भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष की विखंडित भ्रंशखंड की कितनी लंबाई है, प्रत्यक्ष संबंधित है। केंद्र की गहराई कितनी है, ये भी प्रत्यक्ष परिमाण से संबंधित है। और भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की कितनी मात्रा है, यह भी प्रत्यक्ष परिमाण से संबंधित है। लेकिन छत की प्रचंडता, यह भूकंप के प्रत्यक्ष परिमाण से संबंधित नहीं है।